नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 38 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और उससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 37 का जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था उसका प्रश्न भी जवाब भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 38, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकता पदार्थ को क्या कहते हैं? 1 जीनोम, 2 ऊतक, 3 जीन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जीनोम। याद रखिएगा दोस्तों, जीनोम कहते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या है। ऑप्शन 1 23, 2 46, 3 21, 4 42। तो दोस्तों, ये प्रश्न पहले ढंग से पढ़िएगा, नहीं तो ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, 23 46 दोनों दिया है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे थे कि कौन सा ऑप्शन मारे कौन सा ऑप्शन नहीं मारे। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है द्विगुणित, यानी दो गुना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 46। याद रखिएगा दोस्तों, द्विगुणित लिखा हुआ है यानी 23 दूनी 46। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों के अध्ययन को कहते हैं? 1 जूलॉजी, 2 साइकोलॉजी, 3 पारिस्थितिकी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 पारिस्थितिकी। याद रखिएगा दोस्तों, पारिस्थितिकी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है? 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 नियॉन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 लिथियम। याद रखिएगा दोस्तों, लिथियम, कंफ्यूज मत होइएगा, लिथियम होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निकिल, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? 1 सिलिकॉन, 2 कॉपर, 3 नाइक्रोम, 4 उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 नाइक्रोम बोला जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, नाइक्रोम। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नायलॉन का निर्माण सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? 1 1935 में, 2 1936 में, 3 1937 में, 4 1938 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 1935 में। याद रखिएगा दोस्तों, 1935 में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 1 3000 डिग्री सेल्सियस, 2 3200 डिग्री सेल्सियस, 3 3400 डिग्री सेल्सियस, 4 3500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 3500 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा दोस्तों, 3500 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? 1 मिट्टी से, 2 पत्ती से, 3 जल से, 4 तना से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 जल से प्राप्त होती है दोस्तों। याद रखिएगा, ऑक्सीजन जल से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? 1 लाल किरणें, 2 हरा किरणें, 3 सभी किरणें, 4 बैंगनी किरणें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सभी किरणें सहायता करती है दोस्तों सौर कुकर को गर्म करने में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुपर फास्फेट को किस प्रकार बनाया जाता है? 1 हड्डियों को पीसकर, 2 कॉपर को पीसकर, 3 आयोडीन से, 4 कैल्शियम से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 हड्डियों को पीस कर बनाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, हड्डियों को पीस कर सुपर फास्फेट बनाया जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? 1 पुर्तगाल का, 2 अफगान का, 3 तुर्किस्तान का, 4 मोरक्को का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 मोरक्को का निवासी था दोस्तों। याद रखिएगा, इब्न बतूता। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? 1 जेम्स प्रिंसेप ने, 2 दादाभाई नौरोजी ने, 3 जेम्स प्रिंस हॉली ने, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जेम्स प्रिंसेप ने। याद रखिएगा दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त किया था दोस्तों। याद रखिएगा। तो चलिए हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट्स के विचार का किसने विरोध किया था? 1. महात्मा गांधी ने, 2. सुभाष चंद्र बोस ने, 3. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, 4. वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 1. राजगोपालाचारी, 2. लॉर्ड हॉकिंस, 3. लॉर्ड कैनिंग, 4. लॉर्ड मियो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? यानी किसी देश के साथ कोई समझौता या संधि जो किया जाता है दोस्तों, वो किसके नाम से किया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। 1. प्रधानमंत्री के नाम से, 2. राष्ट्रपति के नाम से, 3. मुल्क के नाम से, 4. क्षेत्र के नाम से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, राष्ट्रपति के नाम से की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के नाम से। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? 1. दिल्ली उच्च न्यायालय, 2. कलकत्ता उच्च न्यायालय, 3. इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 4. अमरावती उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? 1. अरावली श्रृंखला, 2. काराकोरम श्रृंखला, 3. उपर्युक्त दोनों, 4. इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, काराकोरम श्रृंखला कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? 1. सतलज, 2. कावेरी, 3. दामोदर, 4. संगम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, सतलज नदी, याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खरीफ मौसम में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 1. 1978 में, 2. 1958 में, 3. 1987 में, 4. 1985 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, 1985 में शुरू की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, फसल बीमा योजना। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं? यानी जो व्यक्ति शेयर जो उनके पास होती है वो कीमत को बढ़ाना चाहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्र में बोल रहे हैं, तो उसको उस आदमी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 ब्रोकर, ऑप्शन 2 तेजरिया, ऑप्शन 3 सेलर, 4 स्टॉकर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 तेजरिया, जिसे बुल भी बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, तेजरिया यानी बुल। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस 1 राजस्थान में, 2 गुजरात में, 3 कर्नाटक में, 4 तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन, ऐसे देख लीजिए दोस्तों, डी डॉ है, यहाँ भी डॉ है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, तमिलनाडु में, याद रखिएगा दोस्तों, नाम से ही पता चलता है कुडनकुलम यानी तमिलनाडु में है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय को 1992 ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया? क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। किस भारतीय को 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था? ऑप्शन 1 राज कपूर को, ऑप्शन 2 अमोल पालेकर को, ऑप्शन 3 सत्यजीत रे को, ऑप्शन 4 भानु अथैया को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, सत्यजीत रे को दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 बिहार में, ऑप्शन 2 झारखंड में, ऑप्शन 3 गुजरात में, ऑप्शन 4 राजस्थान में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 गुजरात में। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसे रेगिस्तान की बात है तो बहुत लोग क्या करेंगे, राजस्थान मार के चले आएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे गुजरात में होगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? 1 बास्केटबॉल का, 2 बेसबॉल का, 3 बैडमिंटन का, 4 क्रिकेट का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, बेसबॉल के परिसर का नाम है डायमंड, याद रखिएगा दोस्तों, बेसबॉल के जो परिसर होते हैं उसे डायमंड बोला जाता है। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दास कैपिटल किसकी कृति है? ऑप्शन 1 लेनिन की, 2 कार्ल मार्क्स की, 3 मेजर ध्यानचंद की, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, कार्ल मार्क्स की कृति है दोस्तों, याद रखिएगा दास कैपिटल। तो दोस्तों देखते हैं
आपके लिए जो प्रैक्टिस 37 सेट 37 के प्रश्न का उत्तर हम आपको बताए थे। प्रश्न था लीमर क्या है, तो ऑप्शन में हमने दिया था जानवर, पक्षी और मछली। तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जानवर। वो एक जानवर है दोस्तों, लीमर एक जानवर है। और कौन सा जानवर है देखते हैं। मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है दोस्तों, याद रखिएगा लीमर मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। तो चलिए आज देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में है। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में है। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात है कि यहाँ लिखा हुआ शांति, नोबेल शांति, ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, यहाँ सिर्फ शांति की बात हो रही है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अगर इसका जवाब आपको पता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी इस प्रकार की वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, आप लोग ठीक होंगे, भगवान करे आप लोग ठीक रहिए।